मैंने टिकटॉक और इंस्टा पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि ब्लैक क्लोवर सीजन 2 को हिंदी एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं, और इतने तगड़े रिस्पॉन्स के बाद अब फाइनली मैं ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसकी ये फर्स्ट एपिसोड है। उस सीरीज की फर्स्ट है, सीजन 2 की ये सेकंड एपिसोड है, क्योंकि इससे पहले वाली सारी एपिसोड हिंदी डब में आ चुकी हैं। तो बातचीत को यही खत्म करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा रिकेप। सीजन 1 की एंडिंग हुई थी अंडर वाटर टेम्पल की फाइट के बाद, जहाँ आस्था और बाकी सभी ब्लैक बुल्स मेंबर ने बहुत अच्छी फाइट की और अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया, और एंड वो फाइट कैप्टन यामी ने की एक न्यू स्पेल अनलॉक कर और ये सभी लोग अपना मिशन कंप्लीट कर मैजिक स्टोन लेकर वापस आ गए थे। लेकिन यहाँ एक नई मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी, जहाँ डायमंड किंगडम ने क्लोवर किंगडम पर अटैक कर दिया था, जहाँ गोल्डन डाउन स्क्वाड पहुंच चुका था और कैप्टन यामी वहां निकलने के लिए तैयार थे, जहाँ आस्था भी साथ जाना चाहता था, लेकिन कैप्टन यामी उसके हाथों की हालत देखते हुए उसे साथ लेके जाना नहीं चाहते थे। तभी होती है चार्मी की एंट्री, और वो कहती है कि मैं इसका ख्याल रखूंगी और हम दोनों मिलकर लोगों को रेस्क्यू करेंगे, और कैप्टन इस बात के लिए मान जाते हैं और ये सभी लोग बैटल फील्ड पर पहुंच जाते हैं। और यहीं पर होता है सीजन 1 एंड, और सीजन 2 की एपिसोड 1 के अंदर जूनो 2 शाइनिंग जनरल्स के साथ लड़ रहा होता है और इवन उन पर भारी पड़ रहा होता है। बाकी के गोल्डन स्क्वाड मेंबर्स भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, और कैप्टन वांजेस अपनी वर्ल्ड ट्री मैजिक की मदद से पूरी बैटल फील्ड का माहौल ही बदल देते हैं, और देखते ही देखते ग्लोबल किंगडम के नाइट्स इस बैटल को जीत जाते हैं। इस एपिसोड की एंड पर कैप्टन यामी को कैप्टन वांजेस के ऊपर शक हो रहा था कि कहीं यही तो नहीं था मिडनाइट सन ऑफ का लीडर, तो वो वांजेस को मास्क हटाने के लिए कहते हैं, और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है एपिसोड 53, जिसे तुम सीजन 2 की एपिसोड 2 भी कह सकते हो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यूनो और आस्था की कन्वर्सेशन से, जहाँ यूनो आस्था से पूछता है क्या तुम्हारे हाथ ठीक है और तुम पहले की तरह ही लापरवाही हो, तो यूनो ये कहकर स्माइल करने लगता है। यहाँ यूनो की स्पिरिट सोच रही थी ये क्या बकवास है, ये तो मेरे सामने कभी भी नहीं मुस्कुराता, हमेशा मुंह बनाकर फिरता रहता है। आस्था यूनो से पूछता है तुम पहले से लंबे लग रहे हो, जिसके जवाब में यूनो कहता है हाँ मैं पहले से 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा हो चुका हूँ। आस्था ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, और तुम भाई आस्था को तो जानते ही। उसका जवाब इसके बाद होता है कि भाई मैं हार नहीं मानूंगा और कल तक मैं 20 सेंटीमीटर लंबा होकर दिखाऊंगा, जिसके जवाब में यूनो उसे कहता है कि भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला, और इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। यहाँ यूनो की स्पिरिट इस सभी से इरिटेट होते हुए यूनो के गाल खींचते हुए पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये बेवकूफ इंसान कौन है। यूनो दोबारा से मुंह बना लेता है, जिस पर उस स्पिरिट कहती है देखो तुमने दोबारा से मुझसे बात करते हुए मुंह बना लिया। आस्था यूनो से पूछता है आखिर ये अजीब सी हरकतें करने वाली है कौन, कहीं ये तुम्हारी स्पिरिट तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुना है। स्पिरिट दोबारा से रिपीट करते हुए यूनो से पूछती है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि ये है कौन। यूनो इसके जवाब में बोलता है कि ये वही है जिसके साथ मैं रहा करता था। इस पर स्पिरिट रोते हुए बोलती है कि तुम इसके साथ रहते थे। इस पर आस्था बोलता है हाँ हम एक साथ खाते थे, पीते थे, पढ़ते थे, सोते थे, खेलते भी हम साथ ही थे। ये सुनकर यूनो की स्पिरिट उल्टियां करते हुए बेहोश हो जाती है। इतनी देर में चार्मी भी वहाँ पर आ जाती है और उस दिन के लिए यूनो को थैंक यू करने लगती है। यूनो याद करता है तो उसे याद आता है कि हाँ ये तो वही लड़की है जिसको मैंने बचाया था, उसका खाना इसको ला कर दिया था। और चार्मी यूनो को एक पेस्ट्री देते हुए कहती है कि लड़ाई के बाद खाने का मजा लीजिए, और इतने में वो उस पर कुछ ऐड करने लगती है। यूनो की स्पिरिट चार्मी से भी जेलिस होती है और पूछती है कि ये अजीब सी लड़की है कौन जो इतना चिपक रही है। चार्मी यूनो को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मैं चार्मी हूँ, क्या मैं तुम्हें यूनो बुला सकती हूँ। जिस पर यूनो कहता है हाँ बिल्कुल तुम मुझे यूनो बुला सकती हो। यूनो की स्पिरिट को चार्मी से कोई खतरा सेंस नहीं हो रहा था, लेकिन अगले ही पल यूनो बोलता है सॉरी मैं उस दिन तुम्हारे ऊपर गिर गया था। और ये सुनकर भाई स्पिरिट का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और चार्मी यूनो को थपथपाते हुए कहती है कि ये कुछ ऐसा था जो होना बहुत जरूरी था, तो कोई बात नहीं। स्पिरिट चार्मी के बाल खींचते हुए कहती है कि तुमने क्या यूनो पर कोई जादू किया है क्या, लंबी नाक वाली चुईया। जिसमें चार्मी कहती है आखिर ये शोर मचाने वाली है कौन, क्या ये खाने में टेस्टी है, और भाई इसे यहाँ भी खाने की ही पड़ी है। आस्था बोलता है चार्मी इसे मत खाना क्योंकि ये यूनो की स्पिरिट है, और वो स्पिरिट चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम लोगों का मसला क्या है, अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि यूनो सिर्फ मेरा है। जिस पर चार्मी कहती है मैं 19 साल की हूँ और मैं खूबसूरत भी हूँ, मुझे किसी पर कोई जादू करने की जरूरत नहीं है। जिस पर स्पिरिट बोलती है खूबसूरत और तुम तो एक सिर्फ बड़े माथे वाली लड़की हो। और भाई चार्मी भी लगती तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तू भी एक बड़े माथे वाली लड़की लगती है। स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चार्मी से कहती है कि तुझे अब पता चलेगा कि स्पिरिट से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और चार्मी अपने कांटे छुरी निकाल लेती है और बोलती है अब तो मैं तुझे खा ही जाऊंगी। इतने में फिनरल भी यहाँ आ जाता है और पूछता है लगता है तुम काफी मजे कर रहे हो। यूनो आस्था से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर आस्था बोलता है कि ये मेरा सीनियर है ब्लैक बुल्स में, आओ मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। जिस पर फिनरल बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं कि मैं किसी गोल्डन डाउन वाले के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाऊं। इतने में एक आवाज आती है और कहती है अरे ये तो मेरा बड़ा भाई है, काफी वक्त हो गया मिले हुए, मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे यहाँ मिलोगे। फिनरल बोलता है लांग्रिस, तो लांग्रिस बोलता है तुम आकर बैटल फील्ड पर क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ हमारी फैमिली पर एक धब्बा हो जो मुश्किल से ही थोड़ा बहुत लड़ पाता है। आस्था पूछता है आखिर ये इतना अकड़ने वाला है कौन, जिस पर फिनरल बोलता है ये मेरा छोटा भाई है, गोल्डन डाउन का वाइस कैप्टन लांग्रिस। लांग्रिस बोलता है फिनरल क्या तुम अभी भी ब्लैक बुल्स वालों के एक फ्री नौकर हो जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि अपनी फैमिली का लीडर अब मुझे ही बनना पड़ेगा क्योंकि तुम तो किसी काम के हो नहीं। आस्था को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो। फिनरल बहुत कमाल के हैं, अगर ये नहीं होते तो कभी भी हम अंडर वाटर टेम्पल में जीत हासिल नहीं कर पाते। लांग्रिस बोलता है चलो कम से कम तुम पहली बार किसी के काम तो आए। आस्था बोलता है आखिर तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात कैसे कर सकते हो। लांग्रिस
लांग्रेज आस्था पर ही चढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी गोल्डन डाउन के वाइस कैप्टन से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। आस्था इन टूटे हुए हाथों के साथ भी उसे धमकाते हुए बोलता है कि क्या कहा तूने, और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिनरल बीच में आकर आस्था को रोक लेता है और बोलता है कोई बात नहीं आस्था, वैसे भी ये सच ही बोल रहा है। लांग्रेज फड़ियां मारते हुए कहता है हमने पहले ही पीछे काफी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है और हमारे कैप्टन ने अकेले ही आधे से ज्यादा दुश्मनों को हरा दिया है। यहाँ ब्लैक बुल्स की कोई जरूरत नहीं। वैसे फिनरल, ये ब्लैक बुल्स वाले कब से किंडरगार्टन वाले बन गए? तुम्हें इन दो बच्चों को संभालने में मुश्किल तो होती होगी। आस्था कहता है तुमने बच्चा किसको बोला रे? चार्मी कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 19 साल की हूँ। इतने में फिनरल जैसा चिल बंदा भी भाई बड़ा उठता है और कहता है तुझे मेरे बारे में जो भी बोलना है तू बोल, लेकिन ब्लैक बुल्स के किसी मेंबर के बारे में तुझे कुछ बोलने का हक नहीं है। लांग्रेज भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने आज से पहले फिनरल का ये रूप कभी नहीं देखा था। और आगे वो कहता भी है कि मैंने नहीं सोचा था तुम इतने डरावने भी लग सकते हो। इतने में लांग्रेज पर एक अटैक होता है जिसे लांग्रेज बहुत ही आसानी के साथ फेल कर देता है और वो अटैक किया था 8 शाइनिंग स्टार में से एक जनरल ने, जो कहता है मैं 8 शाइनिंग स्टार में से हूँ, तुम मेरे सामने एक कीड़े से ज्यादा और कुछ नहीं, मैं तुम्हारा सिर अपने साथ लेकर जाऊंगा। और लांग्रेज यहाँ पे सोच रहा था कि भाई तू भी तक जिंदा कैसे है, खैर इस बार तू नहीं बचेगा, लेकिन मेरा स्पेशल मैजिक यहाँ मौजूद लोगों को भी लग सकता है। और ये जनरल इसी बात का फायदा उठाते हुए कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उस जनरल के अंदर मौजूद लिक्विड में से सभी लोग बोलते हैं प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। लेकिन लांग्रेज बिल्ड डिफरेंट, वो कहता है और कोई रास्ता नहीं, तुम लोगों को अपने किंगडम के लिए कुर्बान होना ही पड़ेगा। और वो एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है। तभी आस्था उसे बोलता है कि तुम अपने ही लोगों को मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो। लांग्रेज कहता है ये करना जरूरी है वरना तुम्हारी इस बेवकूफी से जख्मी लोगों की तादाद और बढ़ जाएगी। आस्था कहता है नहीं, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। और चार्मी फिनरल को मदद के लिए आवाज देता है और यूनो से कहता है तुम बस देखते जाओ यूनो। यूनो कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, देखते हैं तुमने इतने टाइम में क्या सीखा है। आस्था भागते हुए पीछे जाता है और पीछे चार्मी अपने मैजिक से आस्था को पुश करती है, जिससे आस्था बहुत ही स्पीड में जनरल की तरफ बढ़ने लगता है। और वो जनरल कहता है अब तू कौन है बे, और वो आस्था पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी फिनरल अपने मैजिक से आस्था को जनरल के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है और आस्था अपने मुंह में तलवार दबाए उस जनरल पर अटैक कर देता है। और ये इतना जल्दी हुआ कि उस जनरल को घंटा कुछ समझ नहीं आया और आस्था के अटैक को टच करते ही जनरल का मैजिक खत्म हो जाता है और सभी होस्टेजेस आजाद हो जाते हैं। लेकिन वो जनरल काफी ज्यादा आस्था पर गुस्सा हो जाता है और एक अटैक आस्था पर लॉन्च करता है। फिनरल फिर से आस्था को जनरल के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है और आस्था अपनी सोर्ड से उसकी बैक पर अटैक करता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि वो जनरल दीवार में जाकर बचता है, ना ही सिर्फ बचता है बल्कि भाई कह लो स्टिकर बन जाता है। दूसरी तरफ आस्था नीचे गिरने लगता है। तभी यूनो अपने विंड मैजिक से आस्था को नीचे गिरने से बचा लेता है और आस्था कहता है तुमने देखा यूनो, क्या लगता है मैं तुम्हें टक्कर दे रहा हूँ या नहीं? यूनो कहता है कुछ भी नहीं बदला, आज भी तुम्हारा लड़ने का तरीका पागलों वाला ही है। और भाई इसका मुंह देखो, इससे दो लोगों की खुशी अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। फिनरल लांग्रेज से कहता है तुम सही हो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक बुल्स गोल्डन डाउन को जरूर हराएगा। दूसरी तरफ यामी वांजस को बोलता है तुम्हारा वर्ल्ड ट्री मैजिक हमेशा की तरह कमाल का ही है, लेकिन इस मैजिक में तो बहुत ज्यादा माना यूज होता होगा। वांजस ट्रैक पॉइंट पे आते हुए यामी से पूछता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यामी बोलता है मैं वो बंदा हूँ जो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता है, तो क्या तुम अपना मास्क उतार सकते हो? वांजस कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा चेहरा कुछ ऐसा है जिसे आमतौर पर लोग देखना पसंद नहीं करते। यामी बोलता है क्या तुम बदसूरत हो या कुछ और मसला है? खैर कुछ भी हो, मैं तुम पर हंसूंगा नहीं। वांजस कहता है मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर हूँ। यामी बोलता है सच कहूँ तो हाँ, मुझे सच में कुछ ऐसा ही लगता है। उसका लाइट मैजिक और तुम्हारा ट्री मैजिक बहुत अलग है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो खटक रहा है। उसकी बॉडी, उसकी आवाज, सबसे ज्यादा उसकी की, सब कुछ सेम ही है। मुझे याद पड़ रहा है हम 10 साल पहले मिले थे बैटल फील्ड में दुश्मनों से लड़ते वक्त, और फिर हम साथ में लड़ने लगे। वांजस बोलता है ऐसा नहीं था कि हम बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन हाँ हम सबसे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। यामी बोलता है मेरे इस शक को और मत बढ़ाओ, अपना मास्क उतारो। वांजस मास्क उतारने के लिए मान जाता है और अपना मास्क उतारने लगता है। यामी वांजस का चेहरा देखकर काफी चौंक जाता है और पूछता है ये तो काफी गहरी चोट है, क्या ये तुम्हें जंग के मैदान में लगी थी? वांजस कहता है नहीं, मैं पैदा ही ऐसे हुआ था और सभी लोग इवन मेरे घर वाले भी मुझे इस निशान की वजह से शापित समझते थे, और ये ऐसा निशान है जिसे मैजिक से भी हील नहीं किया जा सकता। 8 साल तक मैं बहुत अकेला रहा, लेकिन फिर एक रईस इंसान के वारिस की मौत होने की वजह से उन्होंने मुझे गोद ले लिया। मेरा वर्ल्ड ट्री मैजिक बहुत अच्छा था और लोग मुझे इस वजह से काबिल समझते थे, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे इस चेहरे की वजह से मुझसे नफरत करते थे। इवन कि मेरी माँ जिसने मुझे पाला वो भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। यामी बोलता है तुमने बचपन में काफी कुछ झेला है। वांजस बोलता है फिर एक दिन इन सब के चलते मेरी मुलाकात विज़र्ड किंग से हुई और उन्हें मेरे चेहरे से कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ उन्होंने मेरी पावर को देखा। और हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ विज़र्ड किंग वांजस से पूछते हैं बच्चे ये किस तरह का मैजिक है? वांजस बताता है ये वर्ल्ड ट्री मैजिक है। विज़र्ड किंग इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा मैजिक बहुत कमाल का है, तुम्हें मैजिक नाइट्स में शामिल होना चाहिए, क्या कहते हो वांजस? वांजस कहता है मैंने इस बारे में वैसे कभी नहीं सोचा, लेकिन हाँ अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मैं जरूर करना चाहूंगा, लेकिन मेरा चेहरा। विज़र्ड किंग कहते हैं ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हें एक मास्क देता हूँ। वांजस बोलता है लेकिन ये थोड़ा चिपचिपा है। विज़र्ड किंग कहते हैं लेकिन ये मेरे बेस्ट मास्क में से एक है। वांजस उस मास्क को लेने के बाद बहुत खुश हो जाता है और वो उस टाइम फैसला करता है कि वो विज़र्ड किंग के लिए अपनी ग्रिम वॉर का यूज करेगा। और इस वक्त यामी सोच रहा था कि मुझे ऐसा
ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है और इसके फेस पर ये निशान भी असली ही लगता है। ऐसा नहीं लगता ये किसी मैजिक से बनाया गया है और इसकी सच्चाई की गवाही इसकी की दे रही है। यामी वांजिस से माफी मांगता है लेकिन वांजिस कहता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई दिखा पाया और बता पाया। इतने में वांजिस को एक आवाज आती है जो उसका नाम पुकारते हुए कहती है कि कैप्टन डायमंड किंगडम वाले भाग रहे हैं। वांजिस कहता है उन्हें जाने दो और उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है और यामी से पूछता है क्या तुम जख्मियों की मदद कर सकते हो? मुझे भी जाना चाहिए, होस्टेजेस को ट्रांसपोर्ट करने में बाद में मसला होगा। यामी बोलता है अगर ट्रांसपोर्ट ही करना है तो मेरे पास कुछ काम के बंदे हैं। वांजिस जवाब में कहता है गुड, चलो फिर काम पे लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है फिनल पर, जहाँ फिनल कहता है ऐसा लगता है लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, अब हमें कैप्टन यामी के पास वापस चलना चाहिए। आस्था यूनो को बाय करते हुए बोलता है हम फिर मिलेंगे। यूनो भी जवाब में कहता है हाँ हम फिर मिलेंगे, लेकिन नीचे से उठाकर कुछ मत खाना। जिस पर आस्था चिल्लाते हुए बोलता है नीचे से उठाकर मैं कुछ भी नहीं खाता। चार्मी यूनो से उसका एड्रेस पूछने लगती है, जिस पर यूनो की स्पिरिट काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो अपने पंखों को हिलाकर चार्मी पर कुछ फेंकने लगती है और बोलती है यूनो से दूर रहो। और चार्मी भी स्पिरिट को पकड़ने लगती है और कहती है कभी नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इतनी देर में फिनल पोर्टल को ओपन करके इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और दूसरी तरफ जाकर बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। सबसे बेकार स्क्वाड ने सबसे पावरफुल स्क्वाड से पंगा ले लिया है। आस्था पीछे खड़ा फिनल से पूछता है क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? और दिल में आस्था सोच रहा था जल्दी से मेरे हाथ ठीक हो जाए ताकि मैं अपनी सोर्ड से प्रैक्टिस कर सकूं। चार्मी को भाई अभी भी खाने की पड़ी हुई है और वो खाना खाते खाते बोलती है हमें यूनो से भी कुछ और देर बात करनी थी। और भाई फिनल अभी तक यही सोच रहा है कि भाई गलत जगह पंगा ले लिया है, हम उनसे बहुत पीछे हैं। इतनी देर में चार्मी फिनल को खाने के लिए एक पेस्ट्री देती है जो फिनल को काफी पसंद आती है। सीन शिफ्ट होता है लांग्रिस और यूनो पर। लांग्रिस यूनो से कहता है क्या कचरा लोगों का झुंड था, तुम्हें लोगों से सोच समझ कर जान पहचान बनानी चाहिए, क्या तुम्हें इन लोगों से बात करते हुए शर्म नहीं आती? यूनो बोलता है नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे आस्था पर गर्व है और वो मेरा राइवल है। अंग्रेज बोलता है किस चीज का राइवल, कि तुम्हारे बीच कोई मुकाबला हो रहा है? सीन दोबारा से फिनल पर शिफ्ट होता है जहाँ वो आस्था से पूछ रहा था, वो तुम्हारा पुराना दोस्त था और हम वहाँ से जल्दी ही निकल आए, तुम्हें उससे ज्यादा देर बात करने का मौका नहीं मिला। जिस पर आस्था बोलता है हाँ कोई बात नहीं, हम दोनों राइवल्स हैं और हम फिर ऐसे ही किसी दिन बैटल फील्ड पर मिलेंगे क्योंकि हम दोनों को ही बनना है विजर्ड किंग। एट द सेम टाइम यूनो और आस्था ने यही बात बोली थी और हमें इस बात का रिएक्शन लांग्रिस का दिखाया जाता है जो कहता है तुम किसानों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इतने में यूनो की स्पिरिट बोलती है मैं तुम्हें यूनो का मजाक उड़ाने नहीं दूंगी। यूनो उसको चुप कराता है। यूनो लांग्रिस से बोलता है ऐसा कोई रूल नहीं कि कोई आम इंसान विजर्ड किंग नहीं बन सकता, सबसे पहले तो मैं गोल्डन डाउन का कैप्टन बनूंगा। लांग्रिस कहता है क्या तुम मेरी वाइस कैप्टन की पोजीशन को भूल रहे हो? तभी वहाँ पर क्लाउज आ जाता है जो यूनो से पूछता है क्या यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन भाई ये दोनों इसे गंदा इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है विजर्ड किंग पर जहाँ मार्स उन्हें हालात से आगाह कर रहा होता है, जिस पर विजर्ड किंग खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं बहुत खूब, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, जो भी इमारतें डैमेज हुई हैं उन्हें रिपेयर करो। मुझे ऐसा लगता है कि डायमंड किंगडम ने अभी अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया, तो आखिर वो लोग करना क्या चाहते थे? तभी सीन शिफ्ट होता है डायमंड किंगडम पर जहाँ एक जनरल बैठा किसी को पूरी लड़ाई के बारे में बता रहा होता है, जिसमें वो यूनो और उसकी स्पिरिट और वांजिस के वर्ल्ड ट्री मैजिक के बारे में बताता है और वो दूसरा बंदा कहता है लगता है पुराने जनरल्स ने अपने टाइम में काफी मजे कर लिए, अब बारी है इन न्यू जनरल्स की। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। देखो जैसे मैंने वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ और तुम्हें पता भी चल रहा होगा मेरी तबीयत खराब है, मैं आधी वीडियो फेस कैम के साथ शूट कर पाया, बाकी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। और हाँ, अगर तुम ब्लैक क्लोवर के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो तुम्हारे सामने आ रही होगी। मैं मिलूंगा तुमसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।